टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी। ड्रिलिंग में की बढ़ा इंतजार, अब मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बना दूसरा प्लान। सीएम धामी ने निस्तारित की शासकीय पत्रावलियां। मातली अस्थायी कैंप कार्यालय में निस्तारित की पत्रावलियां। सिकला में चल रहे बचाव राहत कार्यों की समीक्षा की। कोटद्वार में 26 नवंबर से शुरू हो गया अग्निवीर भर्ती। तैयारियों में जुटा स्थानीय प्रशासन। अस्थायी टेंट की व्यवस्था की गई। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक। दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी कई ट्रेनें। जजों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में सरकार से जवाब तलब। रिकॉर्ड पेश करने के दिए निर्देश। और रिलायंस ज्वेल्स डकैती का मामला। डकैतों में सामने आया एक सहयोगी गैंग का नाम डकैतों को मुहैया कराता है चोरी के वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे नैनीताल की। नैनीताल से खबर है, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। नैनीताल से इस वक्त खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बागनी पुल के पास बहरी खाई में गिरी कार। खाई में बताई जा रही कार दिल्ली से। अब तक मृतकों की नहीं हो पाई है शिनाख्त। नैनीताल से खबर, खाई में कार के गिरने से 5 लोगों की मौत। बागनी पुल के पास बहरी खाई में कार गिरने का मामला। हादसे में 5 लोगों की मौत। अब तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दिल्ली की बताई जा रही है कार। नैनीताल में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। बागनी पुल के पास बहरी खाई में कार गिरी। मृतकों की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है। दिल्ली की बताई जा रही है दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। बहरी खाई में कार के गिरने से हादसा। शनाख्त नहीं हो पाई है अभी तक मृतकों की। वही कार दिल्ली की बताई जा रही है। नैनीताल में हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। अब तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। नैनीताल से खबर, बागनी पुल के पास बहरी खाई में कार के गिरने से हादसा हुआ। अब तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिशें की जा रही है, लेकिन हर बार मशीन के आगे बाधा बन रही है। रेस्क्यू का आज 15वां दिन है। सिलक्यारा की जिस सुरंग में मजदूर फंसे हैं, उसके प्रवेश द्वार पर रिस रहे पानी ने भी सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि अधिकारी इसे सामान्य घटना मान रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों से बात भी की। सीएम धामी ने सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के संबंध में अधिकारियों से भी जानकारी ली। इसके साथ टनल के पास पहुंचे फंसे हुए मजदूरों के परिवार वालों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। सेंटर के लिए हमने बच्चों को 3 ऑप्शन दे रखे हैं पोर्टल पर जब बच्चा जाता है।
यूसेट परीक्षा पोर्टल का वर्चुअल उद्घाटन किया। 2017 के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के हितों को देखते हुए यूसेट पोर्टल के माध्यम से हजारों छात्र जो पिछले 5 सालों से राज्याधीन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए यूसेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, आवेदन कर सकेंगे। शासन की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा यानी यूसेट कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षार्थियों के लिए यूसेट पोर्टल खोल दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से परीक्षार्थी 20 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे। 1 जनवरी 2024 को परीक्षार्थियों के पोर्टल में अपलोड कर दिए जाएंगे। यूसेट परीक्षा जिले के 16 सेंटरों में आयोजित की जाएगी। सेंटर के लिए हमने बच्चों को 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पोर्टल पर जब बच्चा जाता है उसको सेंटर में प्रायोरिटी पे नंबर 1, 2, 3 मांग रखा है। तो वो अगर जब नंबर 1 पे हमको अच्छा सेंटर दे देता है तो उससे बच्चे स्नोफॉल की वजह से जो कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, बच्चों की ठंडा लगेगा तो वो उससे बच सकते हैं। 2017 में 21,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, लगभग 21,000 प्लस ही है। इस साल मुझे लगता है कि 5 साल के बाद उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा कर रही है तो इसमें कुछ इजाफा होगा। बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे इंतज़ार में हैं कि हमारा स्टेट का यूसेट का परीक्षा कब होगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को एक अच्छा चांस मिलेगा और जो होनहार बच्चे, हमारा भावी उत्तराखंड का भविष्य है। रुड़की के लंढौरा क्षेत्र से जौरासी की ओर जाने वाले मार्ग पर दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पुल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज भी इस पुल से ग्रामीण और राहगीर मजबूरन डर के साए से गुजर रहे हैं। दरअसल लंढौरा से जौरासी जबरदस्तपुर ग्राम को होते हुए दर्जनों गाँवों को जोड़ने के लिए कई साल पहले पुल का निर्माण कराया गया था। बरसात और बाढ़ के कारण यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे चलते आम जनता और किसानों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक बड़े हादसे का भी डर बना हुआ है। मेरा गांव रणसुरा पंचायत मुगरपुर गांव है मेरा, और किसानों की समस्या इस पुल से करीबन 3-4 साल हो गए। पहले एक बार गिर गया था, फिर रिपेयरी हो गया था थोड़ा। उसके बावजूद इब्बे साल में जो नुकसान है भारी मात्रा से बिल्कुल ये खत्म हो गया था। फिर कट्टे कुट्टे जुड़वा करवा दिया, 2-3 बार ट्रैक्टर भी गिर चुके। और उसके बावजूद कोई भी यहाँ से आते हैं, विधायक भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी आए थे यहाँ से, और उमेश कुमार भी आए थे। सर के आगे गए थे कि हो जाएगा, कोई भी कोई काम नहीं हुआ इसका। देखिए क्या है कि 2018 में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। 2022 में मैं यहाँ क्षेत्रीय विधायक बनकर आया। लगभग मेरे आने से 4 साल पहले से इस पुल की दुर्गति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अगर उसी समय इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता तो ये छोटी लागत के साथ ठीक हो जाता, लेकिन धीरे धीरे पुल जो है आज एक बड़ी समस्या क्षेत्र की बनकर खड़ा हो गया। इसके संबंध में मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी बात की है, सचिव से भी बात की है, और इसका हमने एक प्रस्ताव भिजवाया था 40 लाख का, जो सरकार ने टर्न डाउन कर दिया था। अभी प्रयास किया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन से इसके लिए राशि अवमुक्त कराई जाए। आज भी जो है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो सचिवालय गए हैं, आज भी इस बात को, प्रस्ताव को लेकर गए हैं और सरकार के सामने रखा जाएगा। हल्द्वानी में गौलापार क्षेत्र के एक पूर्व सैनिक को भलाई करने की अनोखी सजा मिली। दरअसल गौलापार क्षेत्र में 19 नवंबर को एक महिला पेड़ से गिर गई। गंभीर अवस्था में पास में ही रहने वाले पूर्व सैनिक द्वारा महिला को अपनी कार में अस्पताल पहुंचाना महंगा पड़ गया। महिला की गंभीर हालत को देख तेजी से कार चलते हुए पूर्व सैनिक अस्पताल को निकले तो काट गोदाम में सीपीयू द्वारा पूर्व फौजी का तेज कार चलाने को लेकर ऑनलाइन चालान काट दिया गया। ऑनलाइन चालान भरने तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूर्व फौजी का जब लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया तो पूर्व सैनिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। आज 3 दिन हो गए हैं। सुबेदार मेजर नरेंद्र सिंह जी बोरा जी किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में आ रहे थे, तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, हॉस्पिटल में लेके अर्जेंट केस था, उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज तो हो गया, लेकिन दूसरे दिन इनके पास मैसेज आती है कि आपका चालान कट गया। तो ये यहाँ ऑफिस में आते हैं, ये चालान भरते हैं, कितना 2,500 रुपया चालान भरते हैं।
चालान भरने के बाद ये बताया जाता है कि 3 महीने के लिए लाइसेंस भी बंद रहेगा। तो यानी कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमने 19 तारीख को मैं एक फैमिली मतलब वहाँ से पेड़ से गिर गई तो उसको उठा करके मैं यहाँ लेके आया, हॉस्पिटल ले आया। तो रास्ते में ये जाहिर है कि अगर मैं किसी पेशेंट को लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसकी फ़ोटो भी मेरे पास रखी हुई है, सारी फ़ोटो भी मैंने इनको दिखाई है। और उस महिला को बाद में मैंने उसको दिखाया कि ये महिला को लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये मतलब ये ऐसा कि गबराल साहब भी करेंगे इसको। गबराल साहब के आप गए तो गबराल साहब ने बोला कि आपको तो इसको जमा करना पड़ेगा। 19 तारीख को हॉस्पिटल को जा रहे थे, सीपीयू ने उनका ओवर स्पीड में चालान काट दिया। तो चालान तो उन्होंने भर दिया है, उसके साथ साथ उनका बोलते हैं कि 3 महीने के लिए लाइसेंस जमा हो गया है। तो अभी हमारी यहाँ पर बात हुई तो एसएसपी जो यहाँ के देहरादून गए हैं वो बोलते हैं यहाँ पर दूसरे कोई उनके असिस्टेंट एसएसपी हैं वो देखेंगे। तो हमारी पूर्व सैनिकों की यही मांग है कि उनके लाइसेंस को दिया जाए ताकि वो अपनी गाड़ी को अब बगैर लाइसेंस के चला नहीं सकते हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक का ऑनलाइन चालान कटा था ओवर स्पीड में, और उनके द्वारा मुझे यहाँ अवगत कराया गया कि वो जो किसी मरीज को लेकर आ रहे थे अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो उसमें डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं मुझे कागज दिखाते हैं कि कौन से मरीज को कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उनका जो डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई रुकवा दी जाएगी। लेकिन उनको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि मरीज कौन था, कौन से हॉस्पिटल में था, उसको क्या दिक्कत थी। ठीक है। खबर नैनीताल से है, जहां पदमपुरी इंटर कॉलेज में कक्षा 9 के छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। संजय स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ बैठा था, तभी अचानक उसे उल्टी होने लगी। संजय की तबीयत बिगड़ती देख विद्यालय के शिक्षकों द्वारा परिवारजनों को सूचना देने के साथ ही छात्र को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सफर के दौरान संजय ने दम तोड़ दिया। तो सुबह स्कूल गया था, स्कूल गया, स्कूल में बताया उन्हें क्या यार भाई आ गया। स्कूल में बता रहे थे कि मैंने उल्टी दस्त हुआ है इसको, ये फिर हॉस्पिटल लेके गए थे, मेरे को फ़ोन किया, मैं गया वहाँ तो ग्लूकोज वगैरह लगा रखी थी। उन्होंने कहा यार वहाँ ले जाओ, हल्द्वानी ले जाओ। तो हल्द्वानी लाते लाते बीच में चढ़पड़ कर रहा था, ग्लूकोज रोज लगी थी तो उसके तार उतर गई थी। हमने कहा यहाँ इसको ठीक करवा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब आए, चेक करा तो कहते हैं यार अब धड़कन ही मिलेंगी रही इसकी, तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बागेश्वर में 15 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का बड़ा पदाधिकारी बताया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लगातार कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की ओर से आरोपी को भाजपा नेता बताया जा रहा है। इसी क्रम में महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से भाजपा सरकार का पुतला दहन कर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। इस पर कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बजरंग दल के पूर्व नेता का नाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उसका स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें सामने जो आया है कि बजरंग दल के जो पूर्व नेता हैं उनका नाम सामने आ रहा है। जिस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार का दायित्व तो ये होता है कि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, हमारी जो माँ बहन है उनको सुरक्षा मुहैया कराए, यहाँ की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर निकलने में महिलाएं घबरा रही हैं, और इस प्रकार की जो घटना है मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या इनके जो अनुशासनिक संगठन है उनसे जुड़ा जो व्यक्ति है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला स्मार्ट स्कूलों को लेकर सामने आया है, जिसमें खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने ही सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज़्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेज़ी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइल्सें लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं
जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। कहीं छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। देखिए खास रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सरकार अब स्कूलों को भी स्मार्ट बनाने में लगी हुई है। सरकार स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइल लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। कहीं की छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना है, लेकिन सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। कहीं फर्नीचर उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की जरूरत है। सिटी के काम में हम लोगों ने कंपोनेंट और जोड़ा था, जिसमें ये था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाएंगे और उस पर काम हो रहा है। अच्छा एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं उसके आसपास का वातावरण बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, सुरक्षित हो और आसपास बेहतर वातावरण मिले, उससे बच्चे प्रेरित हों। तो उसके लिए काम चल रहा है इस समय और तमाम स्कूल उसमें हमने लिए हैं। लेकिन मैंने ये उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बात की है, सरकार में भी बात की है कि स्कूल के आसपास का माहौल तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन स्कूल ही ठीक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अंततोगत्वा तो उसी प्रीमिसेस में बच्चों को 5-7 घंटे रहना होता है और क्लासेस अगर ठीक नहीं है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अंदर का वातावरण अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ रहा होगा, उनके भविष्य पर पड़ रहा है। तो मैंने कहा था कि जिन स्कूलों को हमने टेकअप किया है उन स्कूलों को एज ए होल करें, उसके आसपास के वातावरण को भी ठीक करें और स्कूल के अंदर के वातावरण को भी ठीक करें। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के SGRR ब्लॉक की खुड़बुड़ा GIC, खुड़बुड़ा मंगला देवी इंटर कॉलेज, DAV PG कॉलेज, साधुराम इंटर कॉलेज, श्री सनातन धर्म विद्यालय, मोती बाजार, MKP PG कॉलेज समेत 106 संस्थान हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली के सवाल पर खड़े करने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने विधायक विनोद चमोली के बयान का समर्थन करते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। जी ने बिल्कुल सही बात कहा है और हम अगर सही अर्थों में कहें तो विनोद चमोली जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोलने का काम किया है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, ये हमको तो कहते हैं, हम आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात की कि विद्यालयों की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, जर्जर हालत में विद्यालय हैं, आप एक जगह सुधार रहे हैं, दूसरी जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समग्र रूप से आप काम करिए, ग्रामीण क्षेत्र का भी करिए, शहरी क्षेत्र का भी करिए, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा विनोद चमोली जी को, जो कम से कम निडर होकर बोलते तो हैं सरकार के खिलाफ भी, और सरकार की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसका पोल खोलने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय सत्ता को केंद्रीकृत करके मुख्यमंत्री धामी जी सरकार चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके मंत्री जो है वो अपने जब विभागीय सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं तो सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो केवल मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण देखने को आए। और उसके बाद आपने दूसरी बात जो देखी होगी कि केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत जब चीफ सेक्रेटरी को 4 धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं का पत्र सौंपती है तो चीफ सेक्रेटरी कुर्सी से खड़े नहीं उठते, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक का प्रोटोकॉल बड़ा होता है, तो विधायकों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और विनोद चमोली जी
देहरादून के मेयर रहे हैं, अब वो विधायक हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सरकार अगर सुन लेती तो उनको बयान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सरकार या मुख्यमंत्री या अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे तो उनको फिर सुझाव के रूप में अपनी बात कहनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर के राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत वाली सरकार के बीच में मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों में, विधायकों में आपसी तालमेल न होने के कारण, एक दूसरे की बात को सुनने और समझने के बाद उस पर काम करने के बजाय उसको अनसुना करने के कारण ये अंदर खाने कहीं आपसी द्वंद्व का प्रमाण है। कुल मिलाकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सरकार से संगठन तक की मुश्किलें अपने बयान से बढ़ा दी हैं। वहीं सरकार की कोशिश है कि स्कूलों को स्मार्ट बनाकर बच्चों को बेहतर व्यवस्था दी जाए, लेकिन विधायक विनोद चमोली के सुझावों को भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार अपने ही विधायक के सुझाव पर अमल करेगी या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।